आदाब नाजरीन। लोग औरत को फ़क़्त जिस्म समझ लेते हैं। लोग औरत को फ़क़्त जिस्म समझ लेते हैं। रूह भी होती है उसमें, ये कहाँ सोचते हैं। रूह भी होती है उसमें, ये कहाँ सोचते हैं। लोग औरत को फ़क़्त जिस्म समझ लेते हैं। रूह क्या होती है इससे उन्हें मतलब ही नहीं। रूह क्या होती है इससे उन्हें मतलब ही नहीं। वो तो बस तन के तकाज़ों का कहाँ मानते हैं। वो तो बस तन के तकाज़ों का कहाँ मानते हैं। लोग औरत को फ़क़्त जिस्म समझ लेते हैं। मैं आज आपसे बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ हाथरस में जो रेप कांड हुआ है उसके सिलसिले में। ये यूपी में हो क्या रहा है। यूपी में कानून व्यवस्था कहाँ चली जा रही है। क्यों यूपी में जब रेप के वाक़यात होते हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की जो मशीनरी है, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस इंतज़ामिया है, वो क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा पाते हैं। और जब कोर्ट को लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा था, कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना पड़ता है, कॉग्निजेंस लेनी पड़ती है मैटर की। उसके बाद पुलिस हरकत में आती है, उसके बाद इंतज़ामिया हरकत में आती है। जी हाँ, हाथरस वाले केस में भी ऐसा ही हुआ कि जब 14 सितंबर को लड़की का रेप होता है, उसके बाद पुलिस जो एफआईआर दर्ज करती है, वो एफआईआर जो है वो रेप की नहीं होती। वो एफआईआर जी है सिर्फ होती है अटेम्प्ट टू मर्डर की, किसी को जान से मारने की कोशिश करने की। उसके बाद उस लड़की को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाता है। वहाँ उसका इलाज चलता है। तो इस बीच में उसका कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होता, उसका कोई बयान दर्ज नहीं होता। 22 तारीख को उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। 22 तारीख को मजिस्ट्रेट के सामने वो अपना बयान भी देती है, जिसमें वो खुले तौर में साफ लफ्ज़ों में कहती है कि 4 लड़कों ने मेरा रेप किया है। और उन 4 लड़कों का वो नाम भी बताती है। इनका नाम है सुनील सिंह, संदीप सिंह, रवि सिंह, रामू सिंह और लवकुश सिंह। ये 4 लड़के जो हैं ये चारों ठाकुर बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि ये चारों अपर कास्ट हैं। लेकिन यूपी पुलिस अपनी कानून जो है उसको ना समझते हुए, यूपी पुलिस जो विक्टिम है उसका नाम बजाय इसके कि वो छुपाती, जैसा कानून में लिखा हुआ है कि विक्टिम का नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी पोशीदा रखनी चाहिए। इन्होंने उसका नाम फ़ौरन जो है मीडिया में उछाल दिया कि उस लड़की का नाम, मैं यहाँ नाम नहीं ले रहा हूँ, कि उस लड़की का नाम XYZ है, लेकिन उसकी जाति उन्होंने बता दी कि यह वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखती है। उन्होंने लड़की का नाम भी डिस्क्लोज़ कर दिया, उसकी जाति भी डिस्क्लोज़ कर दी। तो इसका कहने का मतलब यही था कि वो समाज को ये मैसेज देना चाहते थे कि ये जो एक्यूज़ड हैं ये अपर कास्ट के हैं, ये ठाकुर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो विक्टिम है वो वाल्मीकि समाज की है। इसलिए अपर कास्ट के जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो इसमें एहतजाज ना करें, क्योंकि ये अपर कास्ट और इन्होंने लोअर कास्ट का मामला बना दिया है। इसलिए अपर कास्ट वाले अपने घर पे बैठे, बाकी काम जो है वो पुलिस अपना कर लेगी। मुजरिमों को जो बचाने का काम है वो पुलिस अपना आप कर लेगी। इसलिए पुलिस ने मामला जो है अटेम्प्ट टू मर्डर का बनाया था। बाद में उस लड़की की डेथ हो जाती है 29 तारीख को, तो वह अटेम्प्ट टू मर्डर ऑटोमेटिकली मर्डर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इन्होंने रेप के चार्जेस को ख़त्म करने के लिए इसको अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनाया। इसके इनके साथ मुलविस रही मेडिकल टीम, जिसने वो मेडिकल एग्जामिनेशन किया। उन्होंने भी ये कह दिया कि उसकी बॉडी में कहीं भी जो है सीमेन बरामद नहीं हुआ, इसका मतलब कोई रेप नहीं हुआ। तो इसमें पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल आका कहीं ना कहीं इसमें शामिल है, जो इस केस को दबाने की कोशिश करी। इसमें सही तरह इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। इसमें सही तरीके से जो है एक लाइन ऑफ एक्शन के हिसाब से पुलिस को काम करना चाहिए। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, और सब मिलजुल के जो है इस मामले को रफा दफा करना चाह रहे हैं। सबसे बुरी घटना तो ये हुई कि 29 तारीख को जब उस लड़की की डेथ हो जाती है, उसकी डेड बॉडी रात के समय हाथरस पहुंचती है, उसके गांव में पहुंचती है। तो बजाय इसके कि वो डेड बॉडी उसकी फैमिली मेम्बर्स को हैंड ओवर कर देनी चाहिए थी, पुलिस इंतज़ामिया ने वो डेड बॉडी उनके फैमिली मेम्बर्स को हैंड ओवर नहीं करी। वो उनको लास्ट राइट्स जो उसको करने थे, वो एक अविवाहित लड़की थी, उसको जिस तरह श्रृंगार वगैरह करके जो एक रीति रिवाज होते हैं उस हिसाब से उसको तैयार करना चाहिए था, उसकी अर्थी को तैयार करके ले जाना था शमशान में, वो उसे नहीं करने दिया गया। बल्कि पुलिस ने एक जंगल में सेक्लूडेड प्लेस में ले जाके पुलिस अपनी आदमियों के थ्रू
उसका जो है अंतिम संस्कार कर दिया। मैं तो ये कहूँगा वो अंतिम संस्कार नहीं था, क्योंकि वहाँ जो मीडिया कर्मी थे वो बता रहे हैं कि जब वो शव को जलाया जा रहा था तो वहाँ पे पेट्रोल और केरोसिन की बदबू आ रही थी। तो इसका मतलब जो एक रीति रिवाज के हिसाब से घी का प्रयोग होता है अंत्येष्टि करते समय, क्रियाक्रम करते समय, तो वो घी का प्रयोग ना करके बॉडी को जलाने के लिए इन्होंने केरोसिन ऑयल और मिट्टी के तेल और ये पेट्रोल का इस्तेमाल किया है, जो कि बिल्कुल ये गलत है। तो इसका मतलब वो अंत्येष्टि नहीं हुई, बल्कि इन्होंने एविडेंस को ख़त्म करने के लिए उसको जलाया है बॉडी को। तो इनके ऊपर बॉडी को जलाने का और उसको नष्ट करने का भी इल्ज़ाम आयद होता है, जहाँ एक सेक्शन 297 में इनके ऊपर वो तो बनता ही है चार्ज कि इन्होंने बॉडी को एक डिग्निफाइड क्रिमेशन का जो एक होता है, एक डेड बॉडी का राइट होता है, वो नहीं होने दिया, तो वो भी इनके ऊपर एक इल्ज़ाम बनता है। तो इसी चीज़ को सो मोटो लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस चीज़ को देखा कि ये बहुत बुरा हो रहा है। हाई कोर्ट ने कहा ये बहुत दयनीय और दर्दनाक स्थिति पैदा हो गई है, तो इसको हम कॉग्निजेंस लेते हुए उन्होंने चीफ सेक्रेटरी होम और डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, डीएम हाथरस, इन सबको 12 तारीख को अपने सामने पेश होने के लिए कहा है। उनसे ये पूछा जाएगा कि ये ऐसा कैसे हो गया कि आपने ये कैसे इस बॉडी को क्रीमेट कर दिया विदाउट कंसेंट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द विक्टिम। ऐसा जो है बिल्कुल करना गलत था, गैर कानूनी था। तो इसके जब यहाँ पेश होंगे तो बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन जो उन्होंने किया ये आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सरासर खिलाफ वर्जी है। तो मेरा तो यही कहना है कि ये दोषी लोग हैं, जो इंतज़ामिया के लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ना इनको सस्पेंड किया जाए, बल्कि इनके ऊपर क्रिमिनल लॉ के तहत जो है जुर्म भी आयद करके इनको सज़ा दिलानी चाहिए। अब जहाँ तक बात है ऑफेंस ऑफ रेप की, उसके बारे में बताऊं कि ऑफेंस ऑफ रेप जो 375 में आता है उसमें बिल्कुल साफ तौर पे कहा गया है कि बॉडी के ऊपर सीमेन मिलना या किसी इंजरी का निशान होना ये ज़रूरी नहीं है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि पेनिट्रेशन होना चाहिए मेल सेक्सुअल पार्ट का किसी फीमेल के प्राइवेट पार्ट के अंदर। कोई इंटरकोर्स कंपलसरी है, इंटरकोर्स अगर हुआ है तो वो कितना डेप्थ तक इंटरकोर्स हुआ है। कोर्ट ने यह भी कहा है अलग अलग फैसलों में, हम ये मिलीमीटर और इंचेस में नापेंगे नहीं कि कितने पेनिट्रेशन हुआ है। पेनिट्रेशन हुआ है दैट इज़ एनफ टू मेक ए चार्ज ऑफ रेप। अगर पेनिट्रेशन नहीं भी हुआ है तो किसी मेल का बॉडी पार्ट किसी फीमेल के प्राइवेट पार्ट पे अगर टच भी हो गया विद द इंटेंशन टू डू इंटरकोर्स, उसको भी जो है रेप की डेफिनेशन में माना गया है। इसलिए यह कहना कि पुलिस का कि कोई रेप नहीं हुआ है ये बिल्कुल सरासर गलत है। एडीजे लॉ एंड ऑर्डर जब बयान देते हैं कि कोई रेप नहीं हुआ, तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन होने से कैसे कह सकते हैं एडीजे लॉ एंड ऑर्डर के रेप नहीं हुआ? इसका मतलब उनकी भी मिली भगत है, वो वही बयान दे रहे हैं जो उनके आका उनसे बयान दिलवाना चाहते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि यूपी में ये बहुत अरसे से होता चला आ रहा है, जबकि कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। उन्नाव का बहुत मशहूर केस है जो आपको पता है कि जिसमें वहाँ के एक एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर है, वो मुलविस थे। उस कोर्ट में उस लड़की ने जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस समय रंजन गोगोई साहब को एक अर्जी लगाई थी कि मुझे यहाँ पे इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है और मेरा केस दिल्ली में चलाया जाए, तो रंजन गोगोई साहब ने उसमें इंटरवीन किया, उसको एज ए पीआईएल ट्रीट किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट को उन्होंने कहा कि आप इस केस की जो है पैरवी खुद जो है आप इसको देखिए, इसको मॉनिटर करिए कि इसमें कैसे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और उसके बाद वो केस को दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया और यहाँ 30 हज़ारी कोर्ट में उसका सुनवाई हुई, जहाँ से उसको उम्र कैद की सज़ा हुई है। इसी तरह शाहजहाँपुर में बहुत मशहूर केस हुआ। सेंटर में एक मिनिस्टर थे स्वामी चिन्मयानंद, जो कि वहाँ पे एक लॉ कॉलेज चलाते हैं शाहजहाँपुर में, जिसके वो डायरेक्टर हैं। वहीं पे एक पढ़ने वाली एलएलएम की लड़की थी जिसने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मेरे ऊपर रेप की कोशिश की गई। उसका मामला अभी भी वहाँ चल रहा है, तो उसको भी जो है हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया था, जिसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से चल रहा है। तो यूपी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या पुलिस को उनकी जिम्मेदारी बताने के लिए क्या हर केस में हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा? क्या हर केस में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा? तो अगर ऐसा करना है तो लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं, फिर इसका मतलब इस मुल्क के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ पे अनार्की चल रही है, यहाँ पे तानाशाही चल रही है। जो पॉलिटिक्स में बैठे हुए सरकारी कुर्सियों में बैठे हुए लोग चाहेंगे, इसका मतलब वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा।
तो ये मुल्क कहाँ जा। साकेत गोखले ने जो पिटीशन लगाई है उसमें उन्होंने ये बताया है कि यूपी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एक्यूज्ड और विक्टिम की फैमिली इनका नार्को टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी सच्चाई क्या है। अरे सच्चाई तो सबके सामने है कि एक लड़की का रेप हुआ और उस लड़की ने अपनी चोटों से जो है अपना दम तोड़ दिया है, और उस लड़की का अंतिम संस्कार भी इन्होंने ऐसे किया जिससे पूरा एविडेंस मिट गया। अब नार्को टेस्ट किसका किया जाना चाहिए? नार्को टेस्ट होना है तो हाथरस के जो एक्स डीएम है जिनको हटा दिया गया है उनका करिए, हाथरस के जो एसपी हैं उनका कीजिए, वहाँ के जो एसएचओ हैं उनका नार्को टेस्ट कीजिए। वो बताएंगे कि किस उनके कौन आका हैं, किन के कहने पे उन्होंने जो है ये ऐसे गलत हरकतें करी जो बिल्कुल इलीगल एक्टिविटीज़ थी, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ थी, जिसकी वजह से उनको ट्रांसफ़र करना पड़ा वहाँ से या जिनको उनको सस्पेंड करना पड़ा। तो नार्को टेस्ट तो ऐसे अफसरों का होना चाहिए, ना कि विक्टिम की फैमिली का। विक्टिम की फैमिली का नार्को टेस्ट क्यों करना चाहते हैं? नार्को टेस्ट करके वो सिर्फ उनके ऊपर एक दबाव बनाना चाह रहे हैं कि 12 तारीख को जब उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने पेश होना है तो वो दबाव में आ जाएं और पुलिस के खिलाफ या एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कोई बयान ना दें। तो इसलिए नार्को टेस्ट करना नहीं बिल्कुल बनता है। तो साकेत गोखले ने जो पिटीशन लगाई है मैं बिल्कुल इसका स्वागत करता हूँ, और बर वक्त उन्होंने ये पिटीशन लगाई है, और इनकी पिटीशन को सुनते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच को चाहिए कि फ़ौरन ये नार्को टेस्ट वाला जो ऑर्डर इन्होंने गवर्नमेंट ने किया है उसको रद्द करें। नार्को टेस्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नार्को टेस्ट बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस के ख़िलाफ़ होगा अगर ये नार्को टेस्ट होता है। ये विक्टिम की फैमिली को के ऊपर दबाव बनाने की और उनके से अपने मन मुताबिक बयान दिलवाने के लिए ये सिर्फ किया जा रहा है। मैं आपको ये और एक बात बताता चलूँ कि कल ही मैंने एक रिकॉर्डिंग सुनी थी जिसमें वहीं के एक एमपी हैं जो कि वो भी एससी शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। उनसे एक बॉम्बे के एक लोग बात कर रहे थे, उन्होंने कहा भाई आप इसमें करना है कुछ करिए, ये शेड्यूल कास्ट की लड़की थी इसके साथ हुआ। तो उन एमपी साहब ने बिल्कुल साफ तौर पे कह दिया और क्या करें कि लड़की के फैमिली वालों को हमने 25 लाख रुपए दिला दिए हैं, उनको एक नौकरी दिला दी है घर में और एक मकान दिला दिया है। तो लड़की की इज्जत या लड़की की जान सिर्फ इतनी है कि उसको 25 लाख रुपए दे दिए जाए या उसके फैमिली मेम्बर को किसी को एक नौकरी दे दी जाए या एक मकान दे दिया जाए। लड़की के माँ बाप ने या लड़की के भाई ने क्या आपसे कोई डिमांड करी थी, या उनसे मकान मांगा था, या घर नौकरी मांगी थी, या 25 लाख मांगे थे, या आपसे कुछ नहीं मांगा था। ये सिर्फ आप उनका मुंह बंद करने के लिए, उनके ऊपर एक दबाव बनाने के लिए, उनको एक लालच देने के लिए आपने ये एक ऑफ़र दिया है। ये बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि उनको देने की ज़रूरत आपने क्यों महसूस करी। अगर आप इसे सिंपल मर्डर मानते हैं तो सिंपल मर्डर में गवर्नमेंट को इतनी हमदर्दी किसी से क्यों दिखाने की ज़रूरत होती है? ऐसे तो यूपी में सैकड़ों मर्डर रोज़ होते हैं। क्या हर मर्डर वाले विक्टिम की फैमिली को यूपी गवर्नमेंट इसी तरह पैसा देती है या घर देती है या नौकरी देती है? तो इस केस में ऐसी क्यों यूपी गवर्नमेंट इतनी दरियादिली क्यों दिखा रही है? दरियादिली नहीं है, ये सिर्फ किसी के जुर्म को छुपाने के लिए, किसी का मुंह बंद करने के लिए यूपी पुलिस ने ऐसा, यूपी गवर्नमेंट ऐसा कर रही है और अपने पुलिस की नाकामी को छुपाने के लिए ऐसा कर रही है जो गलत है। मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी ऑफिसर्स हैं इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खाली सस्पेंड करने से काम नहीं होगा, इनके खिलाफ क्रिमिनल लॉ के तहत जो है कार्रवाई करें और इनको जो है फ़ौरन जेल के पीछे होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जितने भी काम किए हैं वो सारे इलीगल काम किए हैं। अब ये जो एजिटेशन है ये कहाँ जा रहा है? जो विक्टिम के लोग हैं उसमें पूरी सिविल सोसाइटी शामिल हो गई है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड और रिलीजन। कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि बड़ा आदमी है या छोटा आदमी है या पैसे वाला है, ऊंची जात का है, नीची जात का है, किस धर्म का है। आपने कल भी देखा होगा जंतर मंतर पे जिस तरह मुजाहरा हुआ या और शहरों में भी हो रहा है, उसमें हर जाति हर धर्म के लोग शामिल हो गए थे। लेकिन आज जो एक चीज़ देखने में आई कि हाथरस में दफ़ा 144 लगी हुई है, वहाँ पे मीडिया वालों को नहीं जाने दिया जा रहा, पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं जाने दिया जा रहा, सोशल एक्टिविस्ट को नहीं जाने दिया जा रहा। कोरोना की दुहाई देते हुए कि यहाँ पे कोरोना फैल जाएगा तो किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, फैमिली वालों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, फैमिली वालों के फ़ोन टैप किए जा रहे हैं, उनकी फैमिली को एक तरीके से हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। लेकिन वहीं हाथरस में महाराणा प्रताप के स्टैचू के नीचे ठाकुर समाज के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो कहते हैं हम किसी भी तरह से अपने लड़कों को छुड़ाएंगे, हम प्रशासन के ऊपर दबाव डालेंगे, प्रशासन की चाबी हमारे हाथ में है,
प्रशासन को हमारे सामने झुकना पड़ेगा। जब अपर कास्ट के लोग इतना जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो इसका मतलब यह है कि ये प्रशासन जो है सिर्फ अपर कास्ट के लोगों के साथ है। इनकी नज़र में शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास और निचली जाति के लोगों की कोई इज्जत नहीं है। उनकी बहू बेटियों की ऐसी इज्जत लूटी जाती रहेगी यूपी राज्य में और उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। आज इसका रिपरकेशन ये हुआ कि ग्वालियर के अंदर जो शेड्यूल कास्ट के सफाई कर्मचारी लोग हैं, उन्होंने वहाँ पर प्रदर्शन किया, वहाँ चक्का जाम कर दिया, उन्होंने स्ट्राइक कर दी और उन्होंने कहा हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के हम ऐसे ही करेंगे, वाल्मीकि समाज के न्याय के लिए हम पूरी तरह कोशिश करेंगे। तो आप ये देखिए, ये लड़ाई जो है अब अपर कास्ट लोअर कास्ट में बदल दी गई। जो सिंपल एक रेप केस था, ओपन एंड शट केस था, लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन बिल्कुल सामने है, डाइंग डिक्लेरेशन को कोई भी कोर्ट नहीं नकारती है। जब डाइंग डिक्लेरेशन होता है उसके बाद किसी और एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती है, डाइंग डिक्लेरेशन को फाइनल मान लिया जाता है। और लड़की ने जब डाइंग डिक्लेरेशन में उन 4 लड़कों का नाम ले दिया है, तो उन चारों के ऊपर फ़ौरन कार्रवाई करते हुए चार्जशीट फाइल करके जल्दी से फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस की सुनवाई की जाए और इन लड़कों को जो है फ़ौरन फांसी की सज़ा दी जाए। क्योंकि ये ब्रूटल एक्ट है, ना सिर्फ इन्होंने गैंग रेप किया बल्कि लड़की की इन्होंने ज़बान भी काटी ताकि लड़की अपनी ज़बान से किसी का नाम ना ले सके। उसके बाद इन्होंने लड़की की गर्दन भी तोड़ी, उसकी बैकबोन भी तोड़ी। ये बहुत ही ब्रूटल एक्ट है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आना चाहिए और इनको जो है फांसी की सज़ा होनी चाहिए। खाली उम्र कैद की सज़ा से इसका काम